द सब ट्रॉपिकल रीजन। फर्स्ट पार्ट में हमने लाइफ इन द अमेज़न बेसिन सारा रीड कर लिया था। उसके बाद यहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लाइमेट और रेन फॉरेस्ट हम फर्स्ट वीडियो में रीड कर चुके हैं। या अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। पीपल इन द रेन फॉरेस्ट। यहाँ के जो लोग हैं वो अपना फूड ग्रो करते हैं। कैसे? फॉरेस्ट्स में कुछ एरिया को साफ़ करके, जंगलों में कुछ एरिया को साफ़ करते हैं और वहाँ पे अपना फूड ग्रो करते हैं। यहाँ पे जो मैन होते हैं वो हंटिंग करते हैं और फिशिंग करते हैं, ठीक है। और वुमेन वो ध्यान रखती हैं क्रॉप्स का। दे मेनली ग्रो, कौन सी क्रॉप्स वो ग्रो करती हैं? टेपिकोआ, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, ये क्रॉप्स ग्रो करती हैं। क्योंकि देखो हंटिंग और फिशिंग ना अनसर्टन है, कभी हंटिंग और फिशिंग होती है कभी नहीं होती। तो जो वुमेन होती है उसी के ऊपर जिम्मेवारी होती है फैमिली को अलाइव रखने की, उनको फीड करने की, उनको वेजिटेबल्स वगैरह वो ग्रो करती हैं, वो खिलाती हैं, ठीक है। तो ये लोग प्रैक्टिस करते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि फॉरेस्ट्स में एक एरिए को बर्न करके, जला के उस एरिए को वहाँ साफ़ करके लैंड बना लेना, फिर उस लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर करना, ठीक है। 3-4 साल तक वहाँ पे एग्रीकल्चर करती हैं ये। फिर जब उस लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है तो फिर नेक्स्ट एरिया में जंगलों को साफ़ करते हैं और वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होती है। तो इन लोगों का स्टेपल फूड है मैन्योक, और जिसको कसावा भी कहते हैं। कसावा पोटैटो की तरह ही होता है, आलू की तरह होता है जो ज़मीन के नीचे लगता है। और ये लोग ईट करते हैं क्वीन एंट को, और उसके एग्स को भी खाते हैं ये। कैश क्रॉप्स ये ग्रो करते हैं, कॉफ़ी, मेज, कोकोआ, ये कुछ कैश क्रॉप्स ये लोग ग्रो करते हैं। ये जो रेन फॉरेस्ट्रीज हैं ये प्रोवाइड करते हैं लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये लकड़ देते हैं घरों के लिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा लकड़ मिल जाती है, वुड मिल जाती है। और कुछ फैमिलीज़ तो थैच्ड हाउसेस में रहती हैं, ठीक है। थैच्ड हाउसेस कैसे होते हैं? जैसे मलोका हाउसेस नहीं होते, जस्ट वेट मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे इस तरह से बने हुए हाउसेस, समझ गए? तो इसको मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ा ठीक कर लूँ इसको। यस, देखो इस तरह की रूफ वाले हाउसेस में ये लोग रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इस तरह से जो वाटर है वो यहाँ छतों पे खड़ा नहीं रहता, जो पानी है वो नीचे आ जाता है। इस वजह से ये इस तरह के घरों में रहते हैं। यहाँ के जो लोगों की लाइफ है वो धीरे धीरे बहुत चेंज हो रही है। पुराने दिनों में तो ये हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में जाना बहुत ही मुश्किल होता था, और बिल्कुल अगर जंगल के अंदर जाना है तो सिर्फ रिवर्स के ज़रिए, नेविगेटिंग रिवर्स के ज़रिए ही जाया जा सकता था, ठीक है। फिर 1970 में क्या हुआ, 1970s में ट्रांस अमेज़न हाईवे बन गया, और सारे उस हाईवे के बनने से सारे रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल हो गए। अब वहाँ पे जाना आसान हो गया। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर तो सारे फॉरेस्ट्रीज में किसी भी जगह पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हुई। तो वहाँ की जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी, जो वहाँ के मूलभूत निवासी थे, उनको वहाँ से पुश्ड आउट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, और वो मजबूर हो गए न्यू एरियाज़ में रहने के लिए, जहाँ पे जाके उन्होंने अलग वे ऑफ फार्मिंग, वही प्रैक्टिस की, अपने जो इनका तरीका था वे ऑफ फार्मिंग, उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा, ठीक है। ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हुई इसकी वजह से ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट यहाँ का। देखो यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी वाइल्ड लाइफ में, तरह तरह के स्नेक्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स यहाँ पे मिलते थे। तो वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ पे ख़राब हो गई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से। क्योंकि यहाँ पे रेन फॉरेस्ट्रीज धीरे धीरे डिसअपियर होने लगे, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट्रीज को काटा गया टाइम बहुत ज़्यादा। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हुई, जिसकी वजह से टॉप सॉइल जो थी वो वॉश्ड अवे हो गई, वो बह गई बारिश के पानी के साथ, और ये एक बैरन लैंडस्केप बन गया, बंजर ज़मीन बनने लगी है। ये आप नीचे पिक्चर में भी देख सकते हो, पहले कितने ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, फिर फॉरेस्ट कम हुए, फिर और ज़्यादा कम हुए। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से अब अमेज़न बेसिन में उतना ग्रीन कवर नहीं रहा जितना पहले था, अब वहाँ पे फॉरेस्ट्स कम हो गई हैं। तो लेट अस मूव फर्दर। आगे है बच्चे लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन।
देखो, मैंने आपको जो पहले वाला टॉपिक करवाया है वो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल करवाया था मैंने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। तो ये जो मैं आपको करवा रही हूँ लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये भारत में है, इंडिया में है। दूसरा, इसका एरिया कौन सा है, ये सब ट्रॉपिकल है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है ना ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, तो ऑब्वियसली ये सब ट्रॉपिकल हुआ, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही है। ठीक है, तो ये देखो आपके सामने ये लाइन भी है, देखो, जस्ट वेट, ये देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये मैंने येलो कलर से रिवर गंगा बनाई है, ये मैंने बनाई है, कलर चेंज करती हूँ, रेड कलर से रिवर ब्रह्मपुत्र, और ये दोनों यहाँ मिल जाती हैं और इधर यहाँ बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स, अब ग्रीन कलर से मैं वो ट्रिब्यूटरीज बना रही हूँ जो गंगा में मिल रही हैं, ये वो ट्रिब्यूटरीज हैं जो गंगा में आके मर्ज हो रही हैं। तो गंगा रिवर और इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज ये मिलके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बन गया। गंगा रिवर और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज मिलके क्या बन गया, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की और ब्रह्मपुत्र की, ये मिलके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनता है, और ये इंडिया में है, और ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, और 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक ये इन लैटिट्यूड्स के बीच में लाई करता है। लैटिट्यूड्स का तो आपको पता है ना, 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री पे इक्वेटर है, उसके ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये लाई करता है। जो ट्रिब्यूटरीज रिवर गंगा में आके मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं, घग्गर है, सोन है, चंबल, गंडक और कोसी हैं, और ब्रह्मपुत्र की रिवर्स भी आके इसमें मिलती हैं। ठीक है, द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, कहते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर प्लेन है ना, यहाँ पे प्लेन्स हैं, सबसे बड़ी बात प्लेन्स, माउंटेन्स या प्लेट्यू नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बार, यहाँ पे माउंटेन्स के फुट हिल्स है, माउंटेन्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं, और यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है यहाँ पे। तो ये सारी मेन फीचर्स हैं, ये ख़ास बातें हैं, सुंदरबन डेल्टा का होना, प्लेन्स का होना, ठीक है, और माउंटेन्स के फुट हिल्स का होना, ये सारी मेन फीचर्स हैं गंगा ब्रह्मपुत्र एरिया की। और यहाँ पे गंगा रिवर में ऑक्सबो लेक्स भी बनती हैं। ठीक है, और इसी एरिया में मानसून क्लाइमेट भी है, क्लाइमेट भी मानसून वाला है। यहाँ पे मिड जून से लेके मिड सितंबर तक मानसून आती है और रेन लेके आती है। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो समर्स हैं, जो गर्मियाँ हैं वो बहुत हॉट हैं, और जो विंटर्स हैं वो बहुत कोल्ड। टोपोग्राफी है यहाँ पे, टोपोग्राफी का मतलब होता है माउंटेन प्लेट्यूज या प्लेन्स का होना। तो कहते हैं इन्वायरमेंट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डोमिनेंट रोल प्ले करता है। देखो, जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसी पॉपुलेशन होगी। अगर इन्वायरमेंट सूटेबल है, अच्छा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उस एरिया में। जिस एरिया में इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली पॉपुलेशन कम रहेगी। अब जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पे स्टीप स्लोप्स हैं, स्लोप्स स्टीप है, तो वहाँ पे जो टेरेन है, जो रास्ता है वो बहुत ही मुश्किल है, तो वहाँ पे लेस नंबर ऑफ़ पीपल रहते हैं माउंटेनियस एरिया में। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पे कम लोग रहते हैं। पर जो प्लेन एरिया है, जो मोस्ट सूटेबल लैंड वो प्रोवाइड करता है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, प्लेन एरिया, क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल है वो फर्टाइल है, और वहाँ के लोगों का जो एग्रीकल्चर है वो मेन ऑक्यूपेशन है। लैंड भी अवेलेबल है वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, और इन सारी वजहों से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है प्लेन्स पे, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर हो सकती है, सॉइल फर्टाइल है, प्लेन एरिया है, ह्यूमन हैबिटेशन अच्छे से हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्रॉप ग्रो करती है उसका नाम है पैडी। पैडी मतलब राइस, तो राइस के लिए लॉट्स ऑफ वाटर चाहिए होता है, तो वो भी यहाँ से मिल जाता है, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल की अमाउंट भी काफ़ी हाई है, क्योंकि यहाँ पे मानसून आता है। ठीक है, उसके बिना यहाँ पे वीट, मेज़, सोरगम, ग्राम, मिलेट्स, ये सारी क्रॉप्स ग्रो करती हैं। और अगर हम कैश क्रॉप्स की बात करें तो शुगर केन, जूट, ये भी यहाँ पे ग्रो करते हैं। बनाना प्लांटेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वेस्ट बंगाल और असम में टी प्लांटेशन है। प्लांटेशन का मतलब होता है बहुत लार्ज स्केल पे किसी एक क्रॉप की, वन क्रॉप की प्रोडक्शन होना।
असम में। माउंटेनियस और हिल्स एरिया में जहाँ पे स्लोप्स जेंटल हैं वहाँ पे भी क्रॉप्स ग्रो की जाती है, पर टेरेसेस बना के। टेरेस फार्मिंग करवाया ही होगा मैंने आपको पहले भी, ठीक है। तो माउंटेन्स पे क्रॉप्स ग्रो होती हैं, बट वहाँ पे एरिया प्लेन नहीं होता, तो वहाँ पे टेरेसेस बना ली जाती हैं। कहते हैं जो वेजिटेशन कवर है इस एरिया का वो भी वेरी करता है। वेरी मतलब अलग अलग होता है यहाँ की लैंड फॉर्म्स के हिसाब से। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में ट्रॉपिकल डेकेडियस ट्रीज ग्रो करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है वहाँ पे ट्रॉपिकल डेकेडियस ट्रीज ग्रो करते हैं, जिनमें आप कह लो टीक हो गया, साल हो गया या पीपल हो गया, ठीक है। थिक बैम्बू का जो ट्री है वो भी जहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो डेल्टा एरिया है, आपको बताया ना मैंने, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा यहाँ पे है। तो सुंदरबन डेल्टा में यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, ठीक है। अगर आप बात करो उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पे देखो माउंटेन्स आ गए, तो वहाँ पे माउंटेनियस ट्रीज़ मिलेंगे, जैसे कि कॉनिफिरस ट्रीज़ मिलेंगे, पाइन, देवदार, फिर तो ये सारे ट्रीज़ वहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट कूल है और स्लोप जो है वो स्टीप है, इसलिए वहाँ पे आपको कॉनिफिरस ट्रीज़ मिलेंगे, जिनकी पत्ते जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, नोकीले होते हैं, ठीक है। तो इस एरिया में वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ भी है। एलिफेंट, टाइगर, डीर, मंकी, ये यहाँ पे कॉमनली मिलते हैं। वन और डायनासोर्स भी यहाँ पे मिलता है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में। और जो डेल्टा एरिया है, सुंदरबन डेल्टा, जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये सारे मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक्वेटिक लाइफ की, तो वो भी यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक्स हैं, यहाँ पे फ्रेश वे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। तो मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ द फिश, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी है फ़िश की, वो रोहू फ़िश है, कैटला है और हिल्सा है। तो ये फ़िशेस भी यहाँ पे मिलती हैं। फ़िश और राइस ये यहाँ के लोगों की स्टेपल डाइट है, मेन डाइट भी है यहाँ के लोगों की। उसके बाद एक लाइफ स्टोरी है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड की बात है कि विनोद एक फिशरमैन है जो कि ही लिविंग इन द मतवाली मोन विलेज ऑफ बिहार, ठीक है। ही इज़ अ जस्ट वेट बेटा,